पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं। कल हमने आपको विस्तार से बताया कि संसद नहीं भी चल रही तो भी आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हैं इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के वाया। यहाँ पर डिटेल में डिस्कशंस होती हैं और मेजॉरली जो डिसीजंस हैं वो कंसेंसस के माध्यम से लिए जाते हैं। कंसेंसस एक रूल के तौर पर या पैनल प्रोविज़न के तौर पर अपनाया जाता है। मैं दिख रहा हूँ ना, डोरी खुल गई थी। आज हम कमेटीज़ के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। कल हमने इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले ली। सबसे पहली कमेटी हमने पढ़ा था कि 6 स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं। उनमें से सबसे पहली थी फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटीज़ में हमने पढ़ा था कि फर्दर 3 कमेटी आती हैं। पहली पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी एस्टीमेट कमेटी और तीसरी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। हम पहली कमेटी से शुरू करते हैं, दैट इज़ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। कल भी मैंने इसके बारे में कुछ जानकारी दी थी, आज हम आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करें तो सेटअप 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इसका सेटअप हुआ था। और मैंने ये भी बताया था कल कि ये 1921 में उस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटी के फॉर्म में ज़्यादा नहीं जानी जाती थी, क्योंकि इसे बनाने के अधिकार मिनिस्ट्री के पास थे। लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटियाँ पार्लियामेंट से बनती हैं। उसकी 4 शर्तें थीं जो हमने कल समझी, उन्हें पूरा होना ज़रूरी है। तो ये 1921 में प्रभावी हुई 1921 से। आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो इसके 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में दोनों ही हाउसेस के सदस्य होते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर भी आप देखें प्रोपोर्शन 2:1 ही हो रहा है। 22 में से 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। क्लियर बात? क्या इसमें एक हाउस के मेंबर होते हैं या दोनों ही हाउसेस के मेंबर होते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे देश में जो बजट है उसे मुख्यतः लोकसभा से ही पास होना है, लेकिन फिर भी उसे राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा में उस पर चर्चा होती है, राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट्स भी मूव कर सकता है। वो बात अलग है कि लोकसभा उसे माने या ना माने, ये उसकी डिस्क्रिशन है। राज्यसभा को 14 दिनों का वक्त दिया जाता है। 14 दिनों के बीच में यदि उन्होंने कोई फैसला लिया तो ठीक, नहीं तो फिर बजट पास माना जाता है। लेकिन फिर भी राज्यसभा के पटल पे बजट प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह से हमारे देश में सरकार से जुड़े हुए सभी खर्चे, आमदनियाँ, सरकार की सभी अंडरटेकिंग्स, कॉरपोरेशंस, ट्रेड, कमर्स, सभी की सभी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस और सरकार के द्वारा संसद से ऑथोराइज़ कराए गए पैसों का खर्चा, हर चीज़ को लेकर के एक ऑडिटर है, दैट इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वो अलग अलग अकाउंट्स के को मद्देनज़र रखते हुए ऑडिटिंग करता है और अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट्स संसद में सबमिट करता है। किसके वाया प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैग की रिपोर्ट को संसद में रखता है। फर्दर उसकी स्क्रूटिनी करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एग्जिस्टेंस में आती है। तो कैग की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार से जुड़े हुए खर्चों को लेकर के, आमदनियों को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के। तो इसलिए इसमें राज्यसभा के सदस्य भी डाले गए हैं। अपर हाउस का यहाँ पर इम्पोर्टेंस है ताकि बेटर वे में गवर्नमेंट को अकाउंटेबल यहाँ पर बनाया जाए, क्योंकि लोअर हाउस में गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है, इसलिए ही तो वो एग्जिस्टेंस में है ना। और अपर हाउस का पर्पज़ यहाँ पर ये हो जाता है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क करे, संसद जनता का जो विश्वास है संविधान के माध्यम से सरकार में आया है, संसद उस मर्यादा को पूरा करते रहे। ये राज्यसभा की एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों ही हाउस से सदस्य होते हैं, ये बात ध्यान रखना। मेंबर्स किस तरह से आते हैं? ये पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी लोकसभा नहीं लिखा क्योंकि दोनों हाउस हैं। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शंस में आप गलती कर जाते हो। वहाँ पे लोकसभा भी लिखा हो सकता है और कई बार पार्लियामेंट लिखा हो सकता है। मेंबर पार्लियामेंट से होते हैं। और दूसरी बात, मेंबर इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। मेंबर पार्लियामेंट से आते हैं, मेंबर इलेक्टेड होते हैं। और पार्लियामेंट से कहाँ से आएंगे? जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उन्हीं में से चुने जाएंगे। और फॉर्मेट कौन सा फॉलो होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जैसा कि राज्यसभा के कैंडिडेट्स के चुनाव के लिए होता है, जैसा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ही यूज़ होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, वही यहाँ पर होगा। इससे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें ड्यू रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी में मिल जाएगा। तो संसद से सदस्य चुनाव के माध्यम से इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लोक लेखा समिति में आते हैं। ये चुनाव के माध्यम से आए,
दोनों सदनों में से सदस्य आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से। कुल 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से, और लगभग हर पार्टी रिप्रेजेंट हो जाए, इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फार्मूला, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इसमें मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकते। मैंने पहले ही आपको बताया कि इनका पर्पज़ ही मिनिस्ट्री लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करना है। इसके तहत क्लोज डोर में इनकी हो रही मीटिंग्स मंत्री के प्रभाव में ना हो, मंत्रालय के प्रभाव में ना हो। हर मेंबर पार्लियामेंट जो कि इसका सदस्य है खुल करके अपने विचार रख पाए, इसके लिए मंत्री का प्रभाव नहीं आने दिया जाता। तो मिनिस्टर इसके मेंबर के तौर पर चुने नहीं जा सकते। हाँ, उस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए ऑफिसर्स को ये कमेटी अपने पास एज अ विटनेस बुला सकती है, उससे सवाल कर सकती है कि ये खर्चा है, ये नीति है आपकी, इसका आधार बताइए। ये ज़रूर कर सकती है, लेकिन वो मिनिस्टर अपने आप में इस कमेटी का मेंबर नहीं होता। आई बात समझ में? इसके चरित्र को अक्षुण्ण रखने के लिए, इसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए, इसकी ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए, इसकी इंडिपेंडेंस को बनाए रखने के लिए, और ये किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से मुक्त होकर के काम करे, इसलिए ये किया जाता है। ओके, चेयरमैन कौन होता है? देखिए 1966-67 तक तो यही एक सिस्टम चलता था कि रूलिंग पार्टी का ही मेंबर चेयरमैन होता था। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? चेयरमैन को लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन 1967 के बाद फिर एक कन्वेंशन बना कि चेयरमैन अब ऑपोजिशन पार्टी से होता है। सदन में कोई भी ऑपोजिशन पार्टी से चेयरमैन आ सकता है। ओके, इसे कौन नियुक्त करते हैं? इसे स्पीकर नियुक्त करते हैं। चेयरमैन कौन होता है? उन्हीं सदस्यों में से होता है जो सदस्य वहाँ पर होते हैं, इस कमेटी का हिस्सा। तो चेयरमैन अमंग्स द मेंबर्स। ओके, चेयरमैन अमंग्स द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं कमेटी के उसमें से एक चेयरमैन होगा। कन्वेंशन कहती है कि ऑपोजिशन का मेंबर होगा, तो ये बेहतर हो जाएगा सरकार के। देखो, संसद को एक बात हमेशा याद रखना, जो पब्लिक एक्सचेकर है, यानी कि जो देश का धन है, जो देश की राशि है, कोष है, देश के संसाधन हैं, उसका अधिकार आपने संसद को दिया है। उसका अधिकार आपने किसको दिया है? संसद को। इस मामले में सुप्रीम बॉडी लेजिस्लेचर ही है, पार्लियामेंट, क्योंकि उसमें रिप्रेजेंट आप हो रहे हैं। तो देश का धन देश की जनता के ही कंट्रोल में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए पब्लिक मनी, पब्लिक एक्सचेकर पे कंट्रोल लेजिस्लेचर का है। इसलिए आपने देखा होगा, एक चवन्नी भी खर्चने के लिए सरकार को हर वर्ष बजट प्रस्तुत करके ही पैसा लेना पड़ता है। किससे लेती है वो सरकार? किससे अप्रूवल, ऑथराइजेशन लेती है? संसद से, माने आपसे। इसलिए कैग को रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स संसद बनाया गया है। इसलिए कैग की रिपोर्ट वाया प्रेसिडेंट सीधे संसद में आती है, क्योंकि पब्लिक एक्सचेकर पे कंट्रोल संसद का है। इसीलिए वह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर, जो बजट लेकर के आ रहा है, देश का धन देश के ही हित में ऑब्वियसली यूज़ करेंगे, इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बिल्कुल उलट अब वो धन सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, ऑथराइज्ड मैनर में हुआ, लीगली था वो धन या नहीं था, इन चीज़ों को जांचने के लिए जो संसद के स्तर पर आपके हितों को रिप्रेजेंट करती हुई एक कमेटी है, उसका अध्यक्ष ऑपोजिशन के लीडर, ऑपोजिशन के मेंबर को बनाया गया कि जो पैसा देश की सरकार ने इस्तेमाल किया वो बहुत ही लेजिटिमाइज है, ये सिद्ध हो सके। तो ऑपोजिशन के पर्सन द्वारा चेयर की जाने वाली कमेटी स्क्रूटनाइज करेगी कैग की उन रिपोर्ट्स को, और वो रिपोर्ट है सरकार के किए गए कामकाजों पर, मेनली आर्थिक दृष्टि से। तो ये तो बहुत अच्छा प्रबंध है। तो इसलिए चेयरमैन अमंग्स द मेंबर ही होते हैं, लेकिन कन्वेंशन चल रही है, ऑपोजिशन से होते हैं, और स्पीकर इन्हें नामांकित करते हैं, स्पीकर इन्हें अपॉइंट करते हैं। सिंपल सी कहानी। ओके, ये नॉमिनेटेड होते हैं भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इलेक्टेड नहीं होते, मेंबर इलेक्टेड हैं। यहाँ पर फंस मत जाना, छोटे छोटे वर्डों पर ध्यान दो। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पीकर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, स्पीकर द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन होंगे मेंबरों में से ही। क्लियर? अब आते हैं हम इनके कामकाजों पर। काम क्या है? एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज़ द कैग। उनकी ऑडिट एनुअल रिपोर्ट आती है, कैग के लेक्चर्स में वो सारा बताया हुआ है। कितने तरह की रिपोर्ट कैग प्रस्तुत करते हैं? दैट इज़ रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इन 3 क्षेत्रों में कैग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं 3 रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने का काम ये पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी। तो लिखा क्या है यहाँ पर कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इन रिपोर्ट्स को लीगल या टेक्निकल मैनर में ही एग्जामिन नहीं करती, कि वो ये देखे कि इसमें कोई टेक्निकल इरेगुलरिटी थी, यानी कि ये डिमांड फॉर ग्रांट प्रॉपर नहीं पेश की गई,
ये अप्रूव नहीं हुई पार्लियामेंट से, फिर भी ये मान ली गई, इतना पैसा नहीं सेंक्शन किया था फिर भी लग गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल और लीगल सेंस में ही ये कैग की रिपोर्ट्स को एग्जामिन करते हैं, नहीं, ये उसकी विजडम को भी एग्जामिन कर सकते हैं, ये इस चीज़ को भी एग्जामिन कर सकते हैं कि पैसा वाजिब लगा या नहीं लगा, वेस्टेज हुआ या लॉस हुआ, या वो विजडम ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट थी या नहीं थी, डिसीजन मेकिंग करेक्ट थी कि नहीं, इन सारी चीज़ों को वो एग्जामिन कर सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा रोल है। सो एग्जामिनेशन ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू to understand the technicalities or any irregularities if there. Another job is point of view of economy. देखना है कि इकोनॉमी फॉलो हुई कि नहीं एक्सपेंडिचर के दौरान, आपने बजटिंग के ढंग से खर्चा किया कि नहीं। सो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल एंड फॉर्मल के अलावा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है इनका, इकोनॉमी, प्रूडेंस, विजडम एंड प्रॉपराइटी, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि आपकी नीतियाँ प्रूडेंशियल थी कि नहीं, प्रॉपराइटी फॉलो हुई कि नहीं, तर्क संगत थी कि नहीं, इकोनॉमी फॉलो हुई कि नहीं, जहाँ खर्चा घटाया सकता तक घटाया कि नहीं, जहाँ कम लगा के भी यील्ड आ सकती थी ऐसा किया कि नहीं। ये क्यों की जाता है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये असेसमेंट क्यों होता है कि जितने भी केसेस ऑफ वेस्ट हैं उन्हें कंटेन किया जा सके, लॉस को, करप्शन को, एक्स्ट्रावेगेंस, इनएफिशिएंसी और न्यूगेटरी एक्सपेंसेस, इन सब को कंट्रोल किया जा सके। तो ये तो बहुत बड़ा रोल है इनके पास। इन सारी चीज़ों पर जब ये अपनी असेसमेंट सबमिट करते हैं, इसे, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशंस एडवाइजरी कैरेक्टर की हैं, बाइंडिंग नहीं है, हो सकता है सरकार इसे ना भी माने, लेकिन संसद में जब ये आती हैं तो चर्चा का विषय बनती हैं। सरकार के लिए भी एक फ़र्स्ट हैंड स्टडी के तौर पर होती हैं कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सुधार किया जा सकता है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, और देश की जनता को बेहतर आकलन करने का एक आधार प्रदान करती हैं कि अब देश की जनता ये समझ सकती है, संसद में हुई डिबेट के माध्यम से, जो कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे होंगी डिबेट्स, कि देश की सरकार इस तरह से एक्स्ट्रावेगेंस कर रही है, इस तरह के इनएफिशिएंसीज़ हैं, करप्शंस हैं, लॉस हुए हैं देश को, और वेस्ट हुआ है पैसा, नहीं होना चाहिए था। तो वह चुनाव में निर्णय लेगी फिर कि अब उन्हें इस सरकार को पुनः सत्ता में लाना है कि नहीं। तो सरकार पर पॉपुलर डेमोक्रेसी के तहत प्रेशर आएगा, अदरवाइज़ वो जीत नहीं पाएगी। तो फिर सरकार तर्कसंगत तरीके से या तो इन मांगों को मानेगी, और अगर अस्वीकार करेगी तो तार्किक आधार पर करेगी, सिंपली निगेट नहीं कर सकती। अस्वीकार भी यदि कर रही है तो तर्क देगी, और वो तर्क भी देश की जनता सुनेगी, जनता कन्विंस होगी तो जिताएगी, नहीं तो नहीं जिताएगी। अगर तर्क रीजनड है, रैशनल है, लॉजिकल है, तो जनता नेचुरली कन्विंस हो जाएगी। तो सरकार को रीज़नेबल, लॉजिकल, रैशनल बनने में मजबूर करती हैं इस कमेटी की रिपोर्ट्स। ओके, और एक रीजनल, एक रैशनल, एक लॉजिकल गवर्नमेंट नेचुरली डेमोक्रेटिक सेटअप में पब्लिक इंटरेस्ट से बाहर नहीं जा पाएगी। और हमारा पर्पस देश में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में यही था कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कभी भी हमारे हितों से भटके ना। और अगर हम इन कमेटीज़ के माध्यम से ये पर्पस रिजॉल्व करा पा रहे हैं तो ये बड़ी बात है, ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए ना। डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करने के लिए ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल बनाएं, ऐसे सवाल आते हैं ना। तो ये अच्छे सवाल हैं। ऐसा शायद एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ कर के भी बताता हूँ कि जब आप पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो ये सवाल आपके सामने आ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सवाल है, साइडलाइनिंग, कल मैंने जो पढ़ाया था, साइडलाइनिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज इरोड्स द सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंट एज अ लॉ मेकिंग बॉडी। कमेंट, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को साइडलाइन करना पार्लियामेंट की उस जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी के तौर पर एक सैंक्टिटी है, उस पर, उसकी साख पे बट्टा लग रहा है। कमेंट करिए। तो आपको जब पार्लियामेंट्री कमेटी का महत्व ही नहीं पता तो साख पे बट्टा लग रहा है, इसे कैसे समझेंगे? कमेंट कहाँ से ही आएगा, है ना? पॉसिबल नहीं है। क्रिकेट पे कमेंट्री तो वही करेगा जैसे क्रिकेट का पता है। फुटबॉल वाले को ला के बैठा दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आई मेरे बच्चों? तुम बच्चे बड़े अच्छे हो। अब किस तरह से ये काम करता है डिटेल में समझते हैं। ये जब एग्ज़ामिन करेगा तो इन चीज़ों की रिपोर्ट्स को एग्ज़ामिन करेगा। जैसे सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लोकसभा में रिपोर्ट्स प्रस्तुत हुई
और उसके तहत पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया। जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर सबसे पहले एग्जामिनेशन हो रहा है। और क्या है इसका मतलब, अप्रोप्रिएशन रिपोर्ट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर जो रिपोर्ट होती है उसका सब्जेक्ट मैटर ये रहता है, कंपेयर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर सैंक्शनड बाय द पार्लियामेंट। सरकार को जो भी खर्चे करने हैं, सरकार संसद से वो पैसे अप्रोप्रिएट कराती है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा, वो उतना ही निकलेगा ना जो अप्रोप्रिएट किया होगा। तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल लेकर के आते हैं ना संसद में बजट के दौरान। तो फिर संसद ने पैसा ऑथोराइज़ किया है ना, तो अगर कहीं से कोई पैसा ऑथोराइज़ हुआ है तो ये देखना ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सपेंडिचर एक्चुअल में पार्लियामेंट के द्वारा सेक्शन किया गया था, एक्चुअल एक्सपेंडिचर उसके कंपैरेटिवली कहाँ खड़ा है। हिसाब किताब नहीं लेना कि बेटा 10 लाख रुपया दिया था, अप्रोप्रिएट किया था, यानी कि सैंक्शन किया था, कितना खर्च किया है, 8 लाख कि 9 लाख कि 11 ही खर्चा है, 1 लाख जो अधिक खर्चा क्यों खर्चा, और जो 2 लाख कम लगाया वो वापस जमा कराया क्या ला करके। इसी के वाया तो आप ये मान सकते हैं कि देश का धन देश का है, किसी सरकार का नहीं। देश के लिए वो सरकार की कस्टडी में ज़रूर हो सकता है, लेकिन सरकार को वो पैसा दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा सैंक्शन के माध्यम से। यानी कि यहाँ से कंसेप्ट इंड्यूस होता है, कंसेप्ट ऑफ पर्स। पैसा आपकी जेब में नहीं है, पैसा सरकार की जेब में नहीं है, पैसा पर्स में है, और वो पर्स पब्लिक पर्स है। तो यहाँ से कंसेप्ट इंड्यूस हुआ ना, पब्लिक पर्स कंसेप्ट। और वो पब्लिक पर्स जो है वहाँ से पैसा ऑथोराइज़ होता है, बटुआ खुलता है, और वो खुलवा करके ऑथोराइज़ करने का काम संसद का है। तो फिर संसद ने ही जब अनुमति दी थी तो संसद ही जांचेगी भी ना फिर। तो संसद जांचती है ना कैग के माध्यम से, तो कैग की रिपोर्ट में फिर संसद के तहत ये समिति उसे जांचती है। तो यही सरकार को रेगुलर बनाती है फाइनेंशियल अफेयर्स में, यही चीज़ सरकार को अकाउंटेबल बनाती है आपके प्रति। सरकार बच नहीं सकती। ओके, तो अप्रोप्रिएट अकाउंट का मतलब कि भैया जितना तुमको खर्चा सैंक्शन किया था उसके मुकाबले खर्चा हुआ कितना। दूसरा फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंस सुनकर के ही लग रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आवन जावन, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस के माध्यम से आना और बाकी खर्चना। तो ये कमेटी ये जांचती है इस रिपोर्ट के माध्यम से एनुअल रिसीप्ट्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एनुअली रिसीप्ट कितना हुआ, एनुअली डिसबर्स कितना किया, फाइनेंस अकाउंट के माध्यम से ये होता है। ये दो काम, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट। इसके बाद के कामों में वो तीसरी रिपोर्ट का जिक्र भी आ जाएगा पब्लिक अकाउंट वाली का। तो फर्स्ट वर्क हमें क्लियर हो गया, दैट इज़ द वर्क ऑफ एग्जामिनेशन, बेसिकली द रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट। और अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट में क्या है वो भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट इसका टास्क क्या है, इन स्क्रूटिनाइजिंग द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स द कमेटी हैज़ टू सेटिस्फाई इटसेल्फ। अब जब अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, जिसमें ये देख रहे हैं कि सैंक्शनड अमाउंट के कंपैरेटिवली खर्चा कहाँ खड़ा है, कमेटी को खुद को कुछ मामलों में संतुष्ट करना है। पहली संतुष्टि यहाँ पर क्या है, द मनी दैट हैज़ बीन डिसबर्स्ड वाज लीगली अवेलेबल फॉर द अप्लाइड सर्विस ऑफ पर्पस। जो मनी सरकार के एंड पर फाइनेंस रिपोर्ट में दिखाई जा रही है कि हमने डिसबर्स की थी, वो मनी सरकार को लीगली अवेलेबल हुई थी ना। ऐसे भी तो नहीं चलना चाहिए ना, जैसे गंगा जल मूवी में एसपी अमित कुमार थाने में पहुंचे हुए हैं, दरोगा जी मसाज करा रहे हैं, और दरोगा जी से पूछा जा रहा है कि बाहर जीप पे तो रेत चढ़ी हुई है, वो कह रहे हैं साहब फंड ही नहीं है, गाड़ी में तेलवा ही नहीं है। तो फिर वो पूछ रहे हैं आगे, तो आगे कुछ नहीं साहब, बाहर नाश्ता लगाया, आइए, नाश्ता बड़ा शाही लगा हुआ था। तो एसपी अमित कुमार पूछ रहे हैं कि थाने के पास तो पैसा नहीं, इतना शाही नाश्ता कैसा। तो 3 ज्वेलर आ जाते हैं, व्यापारी आते, कहते हैं अरे साहेब तेजपुर में आप, चिंता किस बात की, आपको गाड़ी देंगे, नाश्ता देंगे, आप मज़े लीजिए। तो मतलब ये जो थाने के अफसर यहाँ एसपी अमित कुमार को चीज़ें सर्व करा रहे हैं, उसके लिए वो जो फ़ंड उन्होंने अरेंज किया वो इलीगल है, क्योंकि जिन व्यापारियों ने वो नाश्ता अरेंज किया है और जिन व्यापारियों की गाड़ी अरेंज की है एसपी अमित कुमार को आगे पहुंचाने के लिए, वो कोई ऑथोराइज्ड सोर्स नहीं है, लेजिस्लेचर का उस पर कंट्रोल नहीं था, वो पब्लिक मनी नहीं है, वो तो किसी के द्वारा दी गई पर्सनल मनी है जिससे वो कल को फेवर लेगा। तो ऐसा भी ना हो कि सरकार को आपको स्कॉलरशिप देनी है तो सरकार किसी से सेटिंग लगा ले, किसी को फ़ोन लगाए, जैसे प्रधानमंत्री या मंत्री ही फ़ोन लगाएं आप ही के इलाके में, जैसे कोई तगड़ा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, मान लीजिए हवेली वाले,
उनको कहें कि ये 3 कॉलेज हैं, 15 लाख की ज़रूरत है, पहुँचाओ। ऐसे तो गैंगस्टर्स करते हैं बेटा, है ना, फिरौती की रकमें, या हमारा ये काम फंसा हुआ है निकलवा दो। देश तो ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि फिर जिनसे पैसा लेके काम करेंगे, जिनसे पैसा लेके काम कराएंगे, उन्हीं के लिए फिर ये काम भी करेंगे। काम तो देश के लिए करना था। तो लीगली अवेलेबल का मेरे बच्चों यहाँ पे मतलब ये है कि जो बजट के माध्यम से पैसा दिया गया था वही पैसा लगाया है ना, ये है लीगली अवेलेबल। अगर बिना एप्रोप्रिएटेड अमाउंट पैसा कहीं डिसबर्स हो रहा है तो फिर ये तो इलीगल हो गया ना, कि कहाँ से कर दिया बेटे, लेके किधर से आए थे, और अगर कहीं से लेके नहीं आए थे तो बिना अनुमति के ही खर्च कहाँ से कर दिए, समझना पड़ेगा ना। तो इसलिए पहले तो खुद को ये संतुष्ट करना होता है कि जो मनी डिसबर्स हुई है यूनियन गवर्नमेंट के एंड पे, वो यूनियन गवर्नमेंट को वो मनी लीगली अवेलेबल हुई है। समझ आई, वो लीगली अवेलेबल मनी है। फर्स्ट सेटिस्फेक्शन। सेकंड, द एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स टू द अथॉरिटी दैट गवर्न्स इट। वेरी गुड। जो एक्सपेंडिचर किया है वो कन्फर्म्ड होना चाहिए कि जो अथॉरिटी उस एक्सपेंडिचर को गवर्न कर रही है वो उसी के एम्बिट में हुआ है। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसकी अथॉरिटी है, उसको कई सारे कामों के लिए संसद ने पैसा ऑथराइज़ किया है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की गवर्निंग अथॉरिटी में वो पैसा लगना चाहिए ना। पता लग रहा है कि वो पैसा कोई और ही अथॉरिटी के तहत लग रहा है, मतलब कि गवर्निंग अथॉरिटी, आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री को माना है, लगा रहा है पैसा हेल्थ सेक्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। फिर जवाबदेही तय कैसे होगी? जवाबदेही भी तो तय करानी है ना, अकाउंटेबिलिटी तो भी तो तय करानी है ना। और पैसा मान लीजिए कि सरकारी अप्रूव्ड था, सरकार के तंत्र के द्वारा लगना था, पैसा केंद्र सरकार की किसी एक मंत्रालय को अप्रूव किया, पैसा भैया जी लगा रहे हैं, तो ये भी तो नहीं है ना। तो जो अथॉरिटी गवर्न करेगी उस सैंक्शनड अमाउंट को, उसी अथॉरिटी के एंड पे वो पैसा लगना चाहिए, किसी भैया जी के या बाहुबली के नाम पे या उसकी अथॉरिटी में नहीं लगना चाहिए। क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी उस भैया जी से या बाहुबली जी से नहीं लेंगे, अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, उस मंत्रालय की है, या उस डिपार्टमेंट की है, या उस इंस्टीट्यूशन की है जिसको हमने उस फंड की गवर्निंग अथॉरिटी तय किया है, क्योंकि जवाब भी उसी से लेंगे। आई बात समझ में? तो पहला तो लीगली अवेलेबल होना चाहिए पैसा जो आप खर्च कर रहे हो, और दूसरा जिस गवर्निंग अथॉरिटी के टैग के अंदर वो पैसा है उसी के अथॉरिटी के तहत ही लगना भी चाहिए, ये दूसरी जिम्मेवारी थी। और तीसरा, अगर पैसा किसी एक वर्क के लिए अप्रोप्रिएट किया है लेकिन वहाँ पर मान लीजिए कम लग रहा है, दूसरे क्षेत्र में लगाना है, तो जो भी री अप्रोप्रिएशन आप कर रहे हैं कोई बात नहीं, हर री अप्रोप्रिएशन जो है वो अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल्स होनी चाहिए, जिसके रूल्स मैंने बजट में अच्छे से पढ़ाए थे कि ये मोशन आते हैं अगर पैसा री अप्रोप्रिएट कराना है। कभी लग रहा है कि पैसा ज़्यादा लग सकता है तो फिर से अप्रूवल लेना पड़ता है, कभी लग रहा है कि स्कीम में कम लगेगा किसी दूसरी में डालना है, उसके लिए भी मोशन मैंने कराया था। तो जो भी रीअप्रोप्रिएशन अगर कोई हुई वो फिर अकॉर्डिंग टू द रूल हुई है, डिस्क्रिशन से नहीं हो गई कि मेरे मंत्रालय में शिक्षा मंत्रालय का सेहत मंत्रालय को फ़ोन जा रहा है, हाँ हेलो तेरा कितना निकला इस बार, मेरा 3 लाख करोड़, और कितना लग रहा है तेरा, मेरा तो 1.5 लाख करोड़ में हो गया, मेरा घट रहा है मुझे देते थोड़ा, और इधर से नेफ्ट करा दिया जा कर के, RTGS करा रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ इस मंत्रालय को मैंने दे दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं है, खिचड़ी पक रही है, अपनी शैतान चौकड़ी चल रही है इनकी। बाद में इससे सब हिसाब मांग रहे हैं, हाँ भी बेटे तेरे को 3 लाख करोड़ दिया था, किधर तेरा खर्च हुआ? मेरे तो 1.5 लाख करोड़ ही खर्च हुआ था, बाकी मैंने इसको दे दिया था, इसको पता है किधर गया। उसको पूछ रहे हैं, हाँ बेटा तेरा कितना था? मेरा 2 लाख करोड़ आपने सैंक्शन किया था, मैंने लगा दिया, बाकी 1.5 लाख करोड़ इसने मुझे दिया था तो मैंने खर्च दिया। ये तो कोई बात नहीं बनी, कौन किसको जवाब देगा? तो रीअप्रोप्रिएशन भी अगर होना है अकॉर्डिंग टू द रूल होना है, डिस्क्रिशन नहीं। वो हर रीअप्रोप्रिएशन के लिए वापस संसद आओ, और संसद की निगरानी में, जनता की निगरानी में। मुद्दा बस वो पर्स कभी नहीं भूलना, तुम्हारी पॉकेट कभी नहीं चलेगी, वो पैसा उस शिक्षा मंत्रालय या सेहत मंत्रालय की निजी संपत्ति नहीं है कि संसद के बाहर बाहर अपने लेवल पे ट्रांसफ़र मार रहे हैं, RTGS और नेफ्ट कर रहे हैं इधर उधर। वो पर्स की प्रॉपर्टी है, पब्लिक पर्स। जिसका बच रहा है ला के पहले पर्स में डालो, समझ आई, और जिसका बढ़ रहा है, जिसको ज़्यादा खर्चा हो रहा है, चुप करके पर्स के पास आओ। पर्स संसद के पास है, फिर संसद को बताओ मेरा इतना बच रहा है, मैंने इसमें डाल दिया। फिर सरकार आएगी कहेगी देखो इसका बचा है, इसको ज़्यादा लग रहा है, पर्स में से दे दो, फिर संसद उसको एलोकेट करेगी। ये अकॉर्डिंग टू द रूल हुआ, क्योंकि फिर नियम विस्थापित होंगे तो जवाबदेहियाँ तय नहीं हो पाएंगी। रूल की खासियत ये होती है कि रूल पे बेस्ड अकाउंटेबिलिटी ठहरा सकते हो किसी की।
कि तुमने रूल फॉलो नहीं किया। 2 मिनट के लिए रूल निकाल देता हूँ। अब अकाउंटेबिलिटी उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन हो जाएगी, पर लीगल या टेक्निकल नहीं। वो चाहेगा तो अकाउंटेबल होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। मैं नहीं बताता। बचपन में बच्चे अक्सर टॉफ़ियाँ ले आते थे या कुछ भी करते थे, कुछ भी पूछते ऐसे करते थे ना, मैंने नहीं पता। तब आप कितना इरिटेट होते थे कि बोलता नहीं, बोल, तब थप्पड़ मार के बुलाना पड़ता था। लेकिन यही अगर रूल बेस्ड सिस्टम से चलें तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो तय हो ही जाती है। तो रूल बेस्ड सिस्टम ये था कि जो तीनों में से बड़ा बच्चा रहता था उसको 10 रुपये देते थे और हिसाब ऐसे बनाते थे कि आधे पैसे का सामान तू लेगा, आधे का इन दोनों को लेकर के देगा और वापसी में चेक करेंगे। फिर वो वापस आता था, उस छोटे बच्चों कोई नहीं पूछता था, उसी को पूछते थे आधे का सामान तूने लिया, आधे का उसने। छोटे बच्चे आरोप लगाते थे कि इसने बहुत कम सामान हमें लेके दिया। फिर हम चेक कर पाते थे और वेरीफाई कर पाते थे। फिर वो बड़े वाला बच्चा या तो सॉरी बोल देता था या ये कहता था कि मैं अभी दोबारा जाके ले देता हूँ इनको, क्योंकि रूल से बंधा हुआ था। समझ आई? रूल इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल आपको अकाउंटेबिलिटी की तरफ लाने के लिए टूल प्रोवाइड करते हैं, मैटर, फॉर्मेट, पैटर्न प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। इसलिए रूल ऑफ लोकसभा, रूल ऑफ राज्यसभा, उनके प्रोसीजरल फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से एक रूल है देश का, दैट इज़ द रूल ऑफ लॉ। कानून का राज है देश में, इसलिए तो अकाउंटेबल है ना हम सारे। कानून का राज नहीं होता तो फिर क्या होता? अगर किसी के बाप का राज होता तो फिर तो उसके बच्चों की चलती, है ना। लेकिन राज किसका है? कानून का। तालिबान का राज कौन सा राज है? वो तो सबको पता ही है कि नहीं। फिर वहाँ पर जो चल रहा है वो सब चल रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन ऐसे वो भी नहीं चल पाएंगे। आना उन्हें भी रूल में ही पड़ेगा, जीना सभी को उसी तरह से पड़ता है। पक्षियों पे कोई लोकतंत्र लागू नहीं होता, लेकिन हवा का दबाव उन्हें मजबूर करता है कि उन्हें एक पैटर्न बना करके उड़ना पड़ता है। ये दबाव ही तो हैं जो हमें नियमबद्ध करते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। ईश्वर ने ऐसे दबाव बनाए हैं। आगे चलें। पहला काम पता लग गया एग्जामिनेशन। आपको कई बार गुस्सा भी आता होगा कि हम क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी हैं तो पॉलिटिकल बॉन्डेजेस में हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं, सोसाइटी नहीं भी हो, आप जानवर भी हो, रूल तब भी फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग के जो बाध्यताएं हैं, बाउंडेशंस हैं, आपको रूल में ले आते हैं। जैसे मजबूरी ही है गीदड़ की कि उसे झुंड में शिकार करना पड़ेगा, क्योंकि शेर अकेला उस पर बहुत भारी पड़ता है। इसलिए ये रूल है गीदड़ों का कि झुंड के अलावा नहीं जाना। ये रूल ही है ना। जैसे ही कोई गीदड़ इस रूल से बाहर होता है तो उसका क्या होता है? वापस नहीं आता घर, नंबर कम हो जाते हैं। लेकिन जब ग्रुप में जाते हैं, शिकार करे ना करे, गारंटी है वापस सारे आते हैं। तो ये रूल बन ही जाते हैं। तालिबान भी ज़्यादा दिन ऐसे नहीं चलेगा, ये लिखवा लो मुझसे। आओ आगे है थर्ड पॉइंट। अब ये सारे जिन भी क्षेत्रों में कैग को ऑडिट करने का अधिकार है, सभी क्षेत्रों में ये एग्जामिनेशन और स्क्रूटनी करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो वो लॉजिक से ही क्लियर है। क्या है? पॉइंट बाय पॉइंट इसलिए लिखा कि कई बार 5 ऑप्शन आ जाते हैं कि पीएसी क्या करती है, तो फिर आप वहाँ पर फंस जाएं। ये लॉजिक शायद याद ना रहे, इसलिए लिख दिया। टू एग्जामिन द अकाउंट्स ऑफ स्टेट कॉरपोरेशंस, ट्रेडिंग कंसर्न्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स या स्टेट कॉरपोरेशंस या ट्रेडिंग कंसर्न्स कैग की ऑडिटिंग में आते हैं, उन रिपोर्ट्स को ये एग्जामिन करते हैं। क्लियर? सेकेंड, टू एग्जामिन अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़। जो भी ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज़ कैग के ऑडिटिंग जुरिस्डिक्शन में आती हैं, उसको ये एग्जामिन करते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर्स या जो भी रिसीव्स या जो भी डिसबर्सल्स कैग के एग्जामिनेशंस में आते हैं, ऑडिटिंग में आते हैं, अंडर द स्टोर्स एंड स्टॉक्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी रिपोर्ट्स को ये एग्जामिन करते हैं। टू एग्जामिन द मनी स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड बाय द लोकसभा फॉर दैट पर्पस। तो अगर किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान लोकसभा ने जितना आवंटित किया था उससे अधिक यदि किसी सर्विस या पर्पस में खर्च हो जाता है, उसे ये एग्जामिन करते हैं कि वो लेजिटिमेट था या नहीं था। सारे पर्पसेस समझ आए? इतना करने के बाद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके तहत ये पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कराने में चूकती हैं। उन लिमिटेशंस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। क्या लिमिटेशंस हैं इसकी? इफेक्टिवनेस किस वजह से टेम्पर होती है? पहला, इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस। देखिए, पॉलिसी मैटर जो है वो एग्जीक्यूटिव का ही रहता है, गवर्नमेंट का है। ओके, बिकॉज आप गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो को पढ़कर ही आपने सरकार को वोट इन किया, आपने उन्हें जिताया, तो उन्हें ये लिबर्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में देनी होगी।